अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ राज आँखें तेरी पार्ट 17। वो सब रात के 10 बजे एयरपोर्ट पर खड़े थे। कुछ देर बाद मुतस्सिम चौधरी की फ़्लाइट थी और अब नूर बेगम और सलाहुद्दीन साहब उससे मिल रहे थे। अभी शहर से आए थे, 2 घड़ी बैठे भी नहीं और अब इतनी दूर जा रहे हो। नूर बेगम ने शिकवा किया तो मुतस्सिम चौधरी ने मुस्कुराकर उन्हें अपने हिसार में लिया। आपकी बेटी को शिकवा था कि इकलौता भाई हाल तक नहीं पूछता, इसीलिए सोचा जाकर हाल पूछाओ। मुतस्सिम ने मुस्कुराकर कहा तो सलाहुद्दीन भी उसकी बात पर मुस्कुरा दिए। चले भी, मुझे दे इजाज़त, पहुंचकर आप लोगों से बात होगी, सलाहुद्दीन साहब के गले मिलते हुए कहा और अपनी नज़रों को बमुश्किल काबू किया, जो भटक भटक कर सलाहुद्दीन साहब के साथ खड़ी नाजुक जान पर जाकर अटक रही थी। इन दोनों से मिलकर एक गलत निगाह भी हयात पर डाले बगैर कदम आगे की जानिब बढ़ाए, मगर अगली आवाज़ पर मुतस्सिम चौधरी को लगा उसके कदम ज़मीन ने जकड़ लिए हों। सिम, नम लहजे में हयात ने पुकारा तो मुतस्सिम चौधरी को अपना दिल कानों में धड़कता महसूस हुआ। झटके से पलटकर हयात को देखा, जो अपनी ग्री ग्रीन आंखों का रो रो कर बुरा हाल कर चुकी थी। मुतस्सिम चौधरी के पलटने पर भागते हुए आकर मुतस्सिम चौधरी के सीने से लग गई। अपना नाजुक हिसार मुतस्सिम चौधरी की गिर्द बांध कर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे आप सबसे बहुत मोहब्बत है सिम। मैं नहीं रह सकती, नहीं रह सकती आप लोगों के बगैर। मेरा कोई रिश्ता नहीं है आप लोगों से, मगर दिल मोहब्बत और एहसास का रिश्ता तो है। आप चाहे मुझे डांटे, मगर मैं जब हवेली से जाते हैं, मुझे आपके बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे आपकी बहुत याद आती है। हिचकियों से रोती हुई मुतस्सिम चौधरी के जज्बात को बुरी तरह जगा चुकी थी। दिल था कि सीने की दीवारों से सर पटक रहा था, उसे खुद में छुपा लूँ, मगर दिमाग था कि जिसे मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत की इज़्ज़त की परवाह थी। अपने बेलगाम होते जज्बात पर मुश्किल से बंद बांध कर हयात को नरमी से थाम कर अपने सामने किया। अपने हाथों से हयात के आंसू पोंछ कर हयात की चादर को ठीक किया। तुमसे लड़ूं ना तो मेरा भी दिल नहीं गुजरता। तुम तो सिर्फ रह नहीं सकती, हम में से कोई भी तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता हयात। हमारी हवेली की रौनक और हम सबकी जान हो तुम। मैं तुमसे लड़ूं झगड़ूं या डांटूं, मगर याद रखो कि माँ जी और पापा तुम्हें किस कदर मोहब्बत करते हैं, और तुमसे हमारा रिश्ता हर खून के रिश्ते से भी ज़्यादा मजबूत और मोहब्बत से भरा है। हयात का गाल नरमी से थपथपाते हुए कहा तो नूर बेगम ने आगे बढ़कर हयात को अपने सीने में लगाया, क्योंकि हयात को सुबह रोते हुए देख कर वो उससे पूछ चुकी थी, जिस पर हयात ने मुतस्सिम चौधरी की दिल खोल कर शिकायतें लगाई, जिस पर उन्होंने प्यार से उसे समझाया। देख, कहा था ना कि तेरा लाला भी इतनी ही मोहब्बत करता है, बस गुस्से का तेज तेज है। नूर बेगम की बात पर मुतस्सिम चौधरी ने बदमज़ा होकर सर झटका। इससे पहले कि नूर बेगम फिर से लाला नामा शुरू करती, मुतस्सिम चौधरी लंबे लंबे डग भरता आगे बढ़ता चला गया। मुतस्सिम चौधरी को कहे 2 दिन हो चुके थे और इन 2 दिनों में हयात को लग रहा था कि दुनिया भर की दौलत उसके हाथ लग गई हो। वो सिर्फ हवेली से बाहर नहीं जा रही थी, मगर हवेली में हर वो काम कर रही थी जिससे मुतस्सिम चौधरी उसे रोकता था। एक तो मुतस्सिम चौधरी जाते वक्त हयात को न्यू लैपटॉप लेकर दे गया था, ताकि वो अपनी फ्रेंड और तहरीम आपा लोगों वो आर्मीन और तहरीम आपा लोगों से बात कर सके, माँ जी की और बाबा की बात भी करवा सके, और वो ख़ुद भी उनसे बात कर सके। रात के 10 बजे नूर बेगम और सलाहुद्दीन साहब के सो जाने के बाद हयात मुतस्सिम चौधरी के बेड पर औंधे मुँह लेटी ड्रामा देखने में मसरूफ़ थी, जबकि दूसरी जानिब से ये सब कुछ देखता मुतस्सिम चौधरी होठों पर मुट्ठी रखे अपनी मुस्कुराहट को बमुश्किल रोके हुए था कि तभी हयात ने लैपटॉप की स्क्रीन बंद करके उठकर बैठते हुए तौबा शिकन अंगड़ाई ली, तो मुतस्सिम चौधरी ने बौखलाकर नज़रों का रुख बदला। अभी वो अपना लैपटॉप बंद करता कि हिटक कर रुका, क्योंकि स्क्रीन पर नजर आते हवेली के दूसरे मनाजिर देख मुतस्सिम चौधरी ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली, क्योंकि उरूब मैडम बागीचे की दीवार, जो कि अभी इतनी ऊंची नहीं थी, उसे फलांगते हुए बागीचे में कूद चुकी थी। मुतस्सिम चौधरी ने गहरी सांस भरकर हयात को देखा, जो अब सोफे पर रखे मुतस्सिम चौधरी के प्रेस हुए कपड़ों को उठाकर कबट में रख रही थी, और एक नज़र उरूब को देखा, जो हयात के कमरे की तलाशी लेने के बाद बाकी हवेली को देख रही थी। अगर उरूब हवेली तक पहुंच चुकी थी तो इसमें उरूब का कोई कमाल नहीं था। मुतस्सिम चौधरी ने हवेली के बाहर इतने लोग ज़रूर रखे थे जो उसकी गैर मौजूदगी में हयात का ख्याल रख सके, उसकी हिफाजत कर सके। उनके होते हुए वहाँ हवेली की दीवार फलांग न तो
दूर कोई हवेली की जानिब देख भी नहीं सकता था। और आते हुए मुतस्सिम उन्हें इजाज़त दे आया था कि अगर कोई लड़की आए तो उसे जाने देना, वो जिस तरह भी आए। और उरूब की तस्वीर दिखाकर वो खबरदार भी कर चुका था उस लड़की को खरोज भी ना आए। और अब मुतस्सिम चौधरी के हुक्म की तामील का नतीजा था कि उरूब हवेली में दाखिल हो चुकी थी। हयात कबर्ड में कपड़े रखकर पलटने लगी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर झटके से पलटी, मगर अपने सामने ब्लैक पैंट कोट में खड़ी लड़की को देख डर कर 2 कदम पीछे हुई। कौन हो तुम? माँ जी? हयात ने हड़बड़ाकर पूछा और नूर बेगम को आवाज़ें लगानी शुरू की, मगर इससे पहले ही उरूब एक ही जुस्त में हयात तक पहुंची। हयात के होठों पर हाथ रखकर अपने चेहरे से नकाब हटाया। उससे मिलते जुलते चेहरे के नकोश और बिल्कुल एक जैसी आंखें देख हयात पल के लिए साकित हुई, मगर अपनी सोच को झटक कर खुद को छुड़वाना चाहा। ये मैं हूँ, तुम्हारी बहन अफ़ाफ़। मैं तुम्हारी बहन उरूब हूँ। प्लीज़ मेरी बात सुनो, चिल्लाना मत, नम लहजे में कहा तो हयात ने इस बात में सर हिलाया और उरूब के हाथ हटाने पर 2 कदम पीछे होकर खड़ी हुई। कौन? मेरी मेरी कोई बहन नहीं। प्लीज़ प्लीज़ जाए यहाँ से। अपने होठों पर हाथ रखकर सिसकियों को रोकते हुए चिल्लाकर कहा तो उरूब ने तिलजाइया नज़रों से हयात को देखा। मेरा यकीन करो अफ़ाफ़, मैं बहन हूँ तुम्हारी, बहुत मुश्किलों से तुम तक पहुँची हूँ, मुझे यूँ मत धुतकारो। तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई रिश्ता नहीं, मैं मर जाऊँगी तुम्हारे बगैर। इतने साल बहुत सब्र किया है मैंने। उरूब ने आगे बढ़कर ज़बरदस्ती हयात को गले लगाकर रोते हुए कहा। तो हयात की आंखों से भल आंसू बहने लगे। अगर मैं आपकी बहन हूँ तो क्यों इतने साल खुद से दूर रखा? क्यों मुझे लेने नहीं आई? क्यों मुझे सड़क पर फेंक दिया? हयात के तड़प कर कहने पर उरूब ने उसका चेहरा हाथों में भरा। तुम्हें छोड़ा नहीं था अफ़ाफ़, तुम्हें तो बचाया था। हमारी कार की ब्रेक फेल हो गई थी, तुम मामा की गोद में थी और मैं बैक सीट पर बैठी हुई थी। जब हमें लगा कि हम में से कोई नहीं बचेगा तो मामा ने तुम्हें खिड़की से बाहर धक्का दिया। बाबा के लाख कहने के बावजूद मैंने और मामा ने कार से छलांग नहीं लगाई। हम उन्हें मरता हुआ नहीं छोड़ सकते थे, मगर अल्लाह को शायद कुछ और ही मंजूर था। इतनी बुरी चोटों के बाद भी न जाने मैं कैसे बच गई। खुदा गवाह है, माँ बाप के मरने पर सब्र कर लिया था, मगर इस बात पर आज तक सब्र और यकीन नहीं किया था कि मेरी बहन भी मर गई है। हर मुमकिन तरीके से तुम्हें ढूंढने की कोशिश की है। हयात के आगे बचपन की तस्वीरें रखते हुए कहा, जिन्हें देख हयात फूट फूट कर रोने लगी। मेरे साथ चलो अफ़ाफ़, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, मैं नहीं रह सकती अपनी बहन के बगैर। हयात के हाथ थामते रोते हुए मिन्नत की तो उरूब की बात पर हयात के चेहरे का रंग फक हुआ, जबकि दूसरी जानिब से सब देखते मुतस्सिम चौधरी की आंखें खून छलकाने को तैयार थी। गर्दन और कसरती बाजुओं की रगें तन कर वाज़ेह होने लगी थी। अपने बालों को मुट्ठियों में दबोच कर अपने इश्तियाल पर काबू पाने की कोशिश की और सुर्ख जलती आंखों से हयात को देखा, जो रूप को ही देख रही थी। ये तस्वीरें मेरे बचपन की हैं, मैं मानती हूँ, मगर ये फेक भी हो सकती है। अगर ये सच भी हो तो मैं नहीं जा सकती। 16 साल पहले अपने माँ बाप को खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती। ये सब मुझे बहुत अजीज़ है, मैं उन्हें तकलीफ़ नहीं दे सकती। आप मेरी बहन हैं तो मुझे जान से भी अजीज़ होगी। मैं माजिद से बात करूंगी, उन्हें बताऊंगी, वो मुझे कभी आपसे मिलने से नहीं रोकेंगी, मगर मैं एहसान फरामोश नहीं बनूंगी। मुझे माफ़ कर दे, मैं खुदगर्ज नहीं बन सकती। उन लोगों की जान बसती है मुझ में। हयात ने रोते हुए इनकार किया तो रूप के होठों पर तल्ख मुस्कुराहट रेंग गई। और मुझे जो तकलीफ़ होगी उसका क्या आफाफ? मैं जो तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ, तुम्हारे लिए, तुम्हें ढूंढने के लिए मैं क्या से क्या बनी हूँ ताकि तुम्हें तलाश कर सकूँ। खैर, तुम्हें सबूत चाहिए कि मैं तुम्हारी बहन हूँ या नहीं, राइट? तल्ख लहजे में कहकर हयात को देखा और अपने बैग से कटर निकाल कर अपने नाखून काट कर हयात की मुट्ठी में रखे और अपने बालों को नीचे से काट कर हयात को थमाया। इतना काफ़ी होगा, बाकी तुम खुद समझदार हो। तुम टेस्ट जहाँ से मर्जी करवा लो और जब यकीन हो जाए तो इस नंबर पर फ़ोन कर देना, हयात के हाथ में नंबर थमाते हुए कहा और पलट कर जाने लगी जब हयात ने आगे बढ़कर उरूब को गले लगा लिया। हाँ, वो लड़की झूठ भी बोल सकती थी, फ्रॉड भी हो सकती थी, मगर जो कशिश हयात को उससे मिलकर हुई थी वो बहुत अजीब थी। दिल उरूब की आंखों में आंसू देख तड़प गया था। दिल चीख चीख कर इससे अपने रिश्ते की गवाही दे रहा था। हयात के गले लगने पर उरूब ने उसे खुद में भींच लिया तो हयात फूट फूट कर रोने लगी। हयात की इनकार वर मुतस्सिम को अपने रगों में सुकून सरायत करता महसूस हुआ। शायद वो खुदगर्ज हो रहा था, मगर हयात को अपनी बहन के लिए तड़पता देख दिल हयात की तकलीफ़ का सोचकर कर्रा उठा था। वो चाहता था कि वो अपनी बहन को धुतकारे ना, उसे अपना ले, मगर वो ये भी नहीं चाहता था कि वो यहाँ से चली जाए। मुतस्सिम चौधरी अब बहुत जल्द यहाँ से
यहाँ से लौट कर घर वालों को उरूब के बारे में बताने का इरादा रखता था और उरूब से हयात का हाथ भी मांगना चाहता था। वो हयात की बहन थी और उसका हक था कि वो अपनी छोटी बहन के बारे में फ़ैसला ले। अब फ़ैसला तो वही होना था जो मुतसिम चौधरी ने करना था, मगर वो उरूब से बड़ी बहन होने का हक नहीं छीनना चाहता था। उरूब के जाने के बाद हयात को बेड पर औंधे मुँह गिर कर रोते देख मुतसिम चौधरी ने उरूब को कोसा, क्योंकि वो जानता था कि रोने से हयात की कितनी जल्दी तबीयत ख़राब हो जाती है और अब वो बुखार में तपती रहेगी और सुबह माजी उसे गांव के मेल डॉक्टर के पास लेकर जाएगी, जिसे सोच सोच मुतसिम को अपने जिस्म में शरारे फूटते महसूस हो रहे थे। हयात के सो जाने के बाद मुतसिम चौधरी ने अपनी कनपट्टियों को सहलाया और मोबाइल निकालकर मुलाजमा को कॉल की, जो मुतसिम की कॉल के बाद हयात के पास आई। हयात को बेड पर ठीक से लिटाकर उस पर कपड़ा दिया और कमरे की लाइट्स ऑफ करके साइड लैंप ऑन करके बाहर चली गई, जिसे देख मुतसिम चौधरी ने गहरी सांस भरी और लैपटॉप बंद करके सर कुर्सी की पुष्ट से टिका दिया। ये जंगल के करीब सुनसान सड़क का मंजर था, जहाँ सड़क के सामने बहुत बड़ा फार्म हाउस बना हुआ था। सड़क के इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई तो दाएं जानिब थोड़ा आगे जाकर जंगल शुरू हो जाता था, जबकि बाएं जानिब सुनसान सड़क के साथ खाली मैदान मौजूद था। उस जगह के इर्द गिर्द दूर दूर तक आबादी ना होने के बराबर ही थी। रात के 1 बजे जंगली जानवरों की आवाज़ें अजीब वहशत पैदा कर रही थी। अपनी बाइक को सड़क के दाएं जानिब जंगल के करीब दरख्त के पास खड़ी करके मुतसिम चौधरी बाइक से नीचे उतरा। ब्लैक पैंट शर्ट के साथ ब्लैक ही लेदर की जैकेट पहनी हुई थी। चेहरे पर ड्रैगो का मास्क लगाए अपनी कमर से पिस्तौल निकाल कर लोड की और तेज़ मगर मजबूत कदम फार्म हाउस की बैक साइड की जानिब बढ़ाए। वो जैसे ही फार्म हाउस की बैक साइड पर आया तो अंदर से तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ बाहर तक सुनाई दी, मगर जो बात मुतसिम चौधरी को चौंका देने वाली थी वो थी इस कदर तेज़ म्यूज़िक में किसी की चीखों की आवाज़, जो कि उस तेज़ म्यूज़िक को चीरती हुई बाहर आ रही थी। इर्द गिर्द का जायज़ा लिया, मगर ऐसा कुछ नज़र न आया जिससे अंदर झांक सके, क्योंकि शीशे की सारी खिड़कियों को बंद करके आगे सियाह कर्टेन्स किए हुए थे। बैक साइड का अच्छे से जायज़ा लेकर फार्म हाउस के दाएं जानिब आया। नज़रें ऊपर को दौड़ाई, आंखों में टेरिस को देखकर चमक दौड़ गई। साइड पर लगे पाइप की मदद से टेरिस पर चढ़कर अंदर छलांग लगाई। आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोला तो नज़रें बेड पर लेटे 2 वजूदों पर गई, जिन्हें देख मुतस्सिम ने सरस से नज़रें फेरी और अपने हाथ में बैग से निकाल कर ग्लव्स पहने, जिनके आगे तेज़ धार चाकूनुमा नाखून लगे हुए थे। फिर आगे बढ़कर नशे में धुत लड़के और लड़की की गर्दन पर एक ही वार करके उन्हें जहन्नम वासिल किया। चादर उठाकर दोनों के वजूद पर डाली और कमरे से बाहर निकल आया। वहाँ मौजूद सब कमरों की तलाशी ली तो कुछ खास न मिला, तो कदम रेलिंग की जानिब बढ़ा दिए। नजरें नीचे नजर आते मंजर पर गई तो खून में शरारे फूटते महसूस हुए। यूनी के 21-22 साल की कम उम्र के लड़के लड़कियां नशे में धुत एक दूसरे की बाहों में झूल रहे थे। नजरें उन सबसे होती दाएं जानिब औंधे मुंह गिरे वजूद पर गई, जिसके जिस्म पर फटी हुई पैंट के अलावा कुछ नहीं था। कमर जख्मों से चूर थी और पैंट जहाँ जहाँ से फटी थी वो जगह भी खून से तर थी। शायद उसे बेल्ट से बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बना गया था। तभी रेड टॉप में मौजूद लड़की नशे से लड़खड़ाती हुई उस लड़के की जानिब बढ़ी। घुटनों के बल बैठकर उस लड़के के बालों को अपनी मुट्ठी में दबोचकर उसका रुख सीधा किया तो इस कदर शदीद तकलीफ पर वो कर रह गया। कहा भी था कि शराफत से मान जाओ, ड्रग ही तो है जो तुम्हें सुकून देंगे, तुम्हें हर तकलीफ से दूर ले जाएंगे। मगर नहीं, सर पर आशिकी का भूत सवार था, मुसलमान होने का फ़ख्र था। अब देखो फ़ख्र और भूत बहुत अच्छे से सर से उतर गए होंगे। ईमान शाह के चेहरे को अपने हाथों में दबोचते हुए चिल्लाकर तुर्की में कहा तो ईमान शाह ने अपनी तकलीफ से सुर्ख होती आंखों को बमुश्किल खोला। सर से बहता खून चेहरे को रंग चुका था, पलकें भी खून से चिपकी हुई थी। होंठ दाएं जानिब से बुरी तरह फटा हुआ था। वो कहीं से भी वो शानदार मगरूर ईमान शाह नहीं लग रहा था जिसकी तस्वीर उरूब शाह ने उसे दिखाई थी। नहीं, आई जस्ट लव हर, ओनली हर, एंड ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुंह से निकलते खून और जबड़े में उठती तकलीफ को नज़रअंदाज करके मुस्कुरा कर कहा तो उस लड़की ने गुस्से से उठकर अपना हील वाला पाँव ईमान शाह के चेहरे पर मारा। ईमान शाह के सीधे होने पर मुतसिम चौधरी को उसका सीना खून से तर नजर आया। वो अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि सीने पर किस जगह उसे चोट लगी है या फिर सारा सीना ही जख्मों से चूर था। मुतसिम चौधरी ने तेज़ तेज़ कदम सीढ़ियों की जानिब बढ़ाए, क्योंकि वहाँ मौजूद
बावजूद सभी नशे में धुत थे और कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी। इसका यही मतलब हो सकता था, या तो उनके पास हथियार थे, या तो उन्हें इस बात का यकीन था कि वो स्टूडेंट्स है, तो उन पर ना किसी को शक होगा और ना ही यहाँ कोई आएगा। मुतस्सिम जैसे ही सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया, तभी कमरे से एक देवनुमा शख्स बाहर निकला, जिसके चेहरे पर मकरूह मुस्कुराहट थी। मुतस्सिम को वो नशे में नहीं लगा था, इसीलिए उसके देखने से पहले ही मुतस्सिम दाएं जानिब मौजूद कमरे के दरवाजे के पीछे हो गया, जहाँ से सामने का मंजर साफ नजर आ रहा था। वो शख्स बाहर आया और लड़के के कान में कुछ कहा और फिर अंदर वापस गया और एक 20 साल तक की लड़की को बाहों में उठाकर बाहर लाया, जिसकी हालत इस कदर ख़राब थी कि मुतस्सिम चौधरी इस कदर मजबूत दिल और हौसलामंद होने के बावजूद जो दूसरी नज़र उस पर ना डाल सका। उस शख्स ने लाकर लड़की को ईमान शाह के करीब फेंका तो ईमान ने तड़प कर आंखें मीच ली। अब तुम इस लड़की के साथ वही करोगे जो हमने किया, वरना तुम दोनों की खाल उधेड़ देंगे हम। उस शख्स ने अपने बूट में कैद पाँव ईमान शाह के सीने पर मसलते हुए कहा तो ईमान शाह की दर्दनाक चीखें इस तेज़ म्यूज़िक में गूंज उठी कि तभी रेड टॉप वाली लड़की ने आगे बढ़कर म्यूज़िक बंद किया। ईमान शाह मर जाएगा मगर अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए किसी मासूम को तबाह नहीं करेगा, ईमान शाह ने दहाड़ते हुए कहा तो उस लड़की का क्या कहा गूंजा। यही बात तो मुझे पसंद है इसकी, इतनी तकलीफ के बावजूद भी ये एटीट्यूड। लड़की ने झुक कर ईमान शाह के चेहरे पर उंगली फेरते हुए बेबाकी से कहा तो ईमान शाह ने अपनी सुर्ख आंखों को खोलकर उस लड़की के चेहरे पर थूक दिया और अपने कपकपाते हाथों से उसे पीछे को धक्का दिया। ये ईमान ईमान है मेरा मेरा मुहाफिज। हम अपनी बहन बेटियों के मगर तुम जैसे नापाक लोगों को मुहाफिज और ईमान का क्या पता। अपने हाथ की पुष्ट से मुंह से निकलते खून को साफ करते हुए चिल्लाकर कहा तो उस लड़की ने सुर्ख होती आंखों से ईमान शाह को देखा। एक पल के लिए वहाँ ईमान शाह की इस हरकत पर सुकून छा गया। तभी वो लड़की उठी और शराब की बोतल उठा लाई और खड़े होकर वो शराब ईमान शाह और उस लड़की पर उंडेलने लगी, जिस पर ईमान शाह ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिए, जबकि वो लड़की उनकी दरिंदगी को बर्दाश्त करके होश खौरों से बेगाना पड़ी हुई थी। वहाँ मौजूद दूसरे लड़के ने ईमान शाह के चेहरे से ज़बरदस्ती हाथ हटाए तो ईमान शाह करवट के बल हो गया, क्योंकि वो ज़बरदस्ती मुंह खोलकर शराब पिलाने की कोशिश कर रहे थे। अपने ज़ख्मों पर पड़ती शराब से ईमान शाह को ऐसा लगा कि उसके ज़ख्मों पर चींटियाँ रेंग रही हो, मगर इससे पहले वो लड़की लाइटर जलाकर नीचे पड़ी लड़की के चेहरे पर गिराती कि ईमान शाह अपनी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करके उस लड़की के ऊपर झुक गया। फार्म हाउस के लाउंज में ईमान शाह की दिलदोज़ चीखें क़यामत का मंजर पेश कर रही थी, जबकि ईमान शाह के चीखने पर वहाँ कहे गूंज उठे। तभी मुतस्सिम भागने के अंदाज में बाहर आया, छलांग लगाकर दोनों पाँव सोफे पर रखे और अपनी जानी पीठ किए शख्स की गर्दन पर वार करके उसे पीछे गिराया, जबकि सब इस अफदाद पर भौंचक्का रह गए। इससे पहले वो अपने हथियार निकालते, मुतस्सिम ने आगे बढ़कर खिड़की पर से पर्दा खींच कर उतारा और ईमान शाह की पीठ पर रखकर आग बुझाई। तभी अपनी कमर पर गोली धंसती हुई महसूस हुई। मुतस्सिम चौधरी ने तकलीफ से आंखें सख्ती से बंद की और वैसे बैठे बैठे ही अपने दोनों हाथ ज़मीन पर टिकाए और पीछे वाले शख्स की टांगों को अपनी टांगों से लॉक करके नीचे को धक्का दिया। इससे पहले दूसरे लोग अपनी पिस्तल से निशाना लेते मुतस्सिम चौधरी ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 4 लड़कियां और 5 लड़के थे। वो लाउंज जहां कुछ देर पहले जश्न मनाया जा रहा था, अब वो खून से लथपथ था। मुतस्सिम ने आगे बढ़कर लड़की की गर्दन पर हाथ रखकर नब्ज़ देखी, जो कि रुक चुकी थी। वो मासूम जान इन हैवानों की दरिंदगी को सहते ही शायद मौत को गले लगा चुकी थी, जबकि ईमान शाह भी अब होश खुरू से बेगाना औंधे मुंह गिरा हुआ था। ईमान शाह से पर्दा उठाकर मुतस्सिम ने उस लड़की को उसमें लपेटा और बाहों में उठाकर बाहर निकल गया। जंगल में आकर मुतस्सिम चौधरी ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, मगर वहाँ कुछ नजर न आया। तो कुछ कदम और आगे बढ़ा तो छोटी सी नदी नजर आई। लड़की को बाहों में उठाए नदी की जानिब कदम बढ़ाए, खून छलकाती हेजल हनी आंखों को सामने टिकाए नदी में उतरा। पानी से लड़की का चेहरा अच्छे से साफ किया और वापस आ करके उसे ज़मीन पर लिटाया। अपने बैग से सामान निकालकर कब्र खोदी, जबकि उस दौरान चेहरे पर और आंखों से वहशत टपक रही थी।
उस मासूम लड़की की तकलीफ़ अपने दिल में महसूस हो रही थी, जिसके पास मुतस्सिम चौधरी के हाथ बुरी तरह कँपकपा रहे थे। लड़की को कब्र में उतार कर मुतस्सिम चौधरी ने उस पर मिट्टी डाली। एक दर्द भरी आखिरी निगाह कब्र पर डाल कर कदम वापस फार्म हाउस की जानिब बढ़ाए। वापस पहुंचकर ईमान शाह को अपनी पीठ पर उठाया। ऐसा करने से अपने रगों में दर्द की लहरें सरायत करती महसूस हुई। सख्ती से होंठ भींचकर तेज तेज कदम लेता अपनी बाइक के करीब पहुंचा। ईमान शाह को बाइक पर बिठाकर अपना बैग आगे लटकाया। अपने बैग से छोटी सी रस्सी निकाली और बाइक पर बैठकर ईमान शाह की कमर के गिर्द बांध अपने साथ जोड़ा ताकि वो गिर न जाए। एक बेबस सी निगाह जंगल पर डालकर वहां से निकलता चला गया। फिर 15 दिन बाद ईमान शाह ने मुंदी मुंदी आंखें खोलकर इर्द गिर्द का जायजा लेना चाहा। वो औंधे मुंह बेड पर लेटा हुआ था। आंखों की आगे छाया अंधेरा छुटा तो सब कुछ वाज़ेह नजर आने लगा। बाएं जानिब ऑफ वाइट कलर का सोफा पड़ा था। अपने बाजू पर जोर डालकर करवट बदली तो पूरे जिस्म में दर्द की ठेसें उठती महसूस हुई। अपने कंधे पर होती जलन और दर्द को बमुश्किल होंठ भींचकर जब्त किया और सीधा उठकर बैठा। कमरे में इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, जिसमें एक बेड साइड सोफा, दाएं जानिब पर ड्रेसिंग टेबल के अलावा कुछ और नहीं था। ईमान शाह की नज़र अपने सीने पर गई तो उसे पट्टियों से जकड़ा हुआ पाया। हाथ बेसाख्ता अपने सर के दाएं जानिब गया तो उस दिन का मंजर आंखों के सामने लहराया जब उन लोगों ने ईमान शाह के सर को मेज़ पर मारा था। उस दिन के मनाज़िर याद करके ईमान शाह एक ही झटके में बेड से उतरा और लड़खड़ाते हुए कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाए। ईमान शाह जैसे ही दरवाज़ा खोलकर बाहर आया तो लाउंज में किसी शख्स को अपनी जानिब पीठ किए बैठे देखा, जो लैपटॉप पर चलती वीडियो को दिलचस्पी से देख रहा था। ईमान शाह को स्क्रीन पर किसी लड़की का गुमान हुआ। इससे पहले वो आगे बढ़कर देखता, सामने बैठे शख्स ने वीडियो को बंद कर दिया, जिसे देख ईमान शाह को हैरत हुई, क्योंकि वो कानों में हेडफोन लगाए काफ़ी महूँ होकर स्क्रीन को देख रहा था। और जहाँ तक ईमान शाह को यकीन था कि जितने आराम से उसने दरवाज़ा खोला है, सामने बैठे शख्स को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होना चाहिए था। इसीलिए वीडियो ईमान शाह की मौजूदगी को महसूस करके नहीं, शायद उसने वैसे ही बंद की हो। तुम बहुत सुस्त शख्स हो। एक तो 15 दिन होश में आने में लगा दिए, जिसकी वजह से मेरा इतना वक्त ज़ाय हुआ, और अब फिर वही स्टैच्यू बनकर खड़े हो गए हो। सामने बैठे शख्स की करखत आवाज़ पर ईमान शाह ने गड़बड़ाकर इर्द गिर्द देखा, फिर अपने खुश्क पड़ते हलक को तर करके कदम उसकी जानिब बढ़ाए। बैठ जाओ ईमान शाह, मुतस्सिम चौधरी ने नम लहजे में अपने सामने खड़े ईमान शाह से कहा तो ईमान संजीदा नज़रों से मुतस्सिम को देखता सामने सोफे पर बैठ गया। कौन हो तुम, और मैं यहाँ कैसे आया? ईमान शाह के संजीदा और सपाट चेहरे को देख मुतस्सिम ने टेबल पर पड़ी अपनी सिगरेट की डिब्बी उठाई, सिगरेट सुलगाकर होठों से लगाई और एक नज़र ईमान शाह को देखा। अपना मुहाफिज दोस्त कुछ भी समझ लो, मुतस्सिम ने कंधे उचकाकर कहा तो ईमान शाह के होठों पर तंजिया मुस्कुराहट रेंग गई। दोस्ती का अंजाम बहुत अच्छे से देख चुका हूँ मैं, तल्ख लहजे में सर झटकते हुए कहा तो मुतस्सिम ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। दोस्ती का नहीं, सहारे का अंजाम, और सहारा वो भी एक काफिर का, जो कभी डसने से बाज नहीं आता। सच तो ये है कि सहारा काफिर का हो या मुसलमान का, खुदा के सहारे के अलावा ये दुनियावी सहारे मुंह के बल ही गिराते हैं, और बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ों की और कुछ रिश्तों की पहचान हमें मुंह के बल गिर कर ही होती है, और वो पहचान हमें दुनिया की बहुत सी अजियतनाक हकीकतों से रोशनास करवा देती है। सिगरेट ईमान शाह के हाथ में थमाते हुए सख्त लहजे में कहा तो ईमान शाह ने एक नज़र हाथ में जलती सिगरेट को देखा और एक नज़र खुद की जानिब संजीदगी से देखते मुतस्सिम चौधरी को। मुझ पर वाज़ेह होने वाली हकीकतों ने सिर्फ दुनिया की पहचान नहीं करवाई, मुझे जीते जी क़यामत और जहन्नम से गुजारा है, बल्कि इस अजियत को मेरी रूह में उतार दिया है। इन अजियतों ने मेरा दिल और वजूद का पूर छलनी कर दिया है। नम लहजे में नज़र झुकाए कहा। मुतस्सिम चौधरी ने सख्ती से अपने जबड़े भींचे। मेरे पार्टनर बनोगे, मेरे राइट हैंड? मुतस्सिम के सवाल पर ईमान ने झटके से सर उठाकर उसे देखा। क्या क्या मतलब? ईमान शाह ने उलझ कर पूछा तो मुतस्सिम चौधरी का दिलकश कहा लाउंज की फिजा में गूंजा। आज तुम्हारी स्पेशल सर्विस ग्रुप की ट्रेनिंग का पहला दिन है जवान। यह ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल और ख़तरनाक ट्रेनिंग है। मुतस्सिम चौधरी ने घने जंगल में इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते हुए कहा तो ईमान शाह ने बगौर उसकी जानिब देखा। वैसे तो इस ट्रेनिंग के लिए एसएसजी कभी भी सिविल बंदे को नहीं लेती,
इस ट्रेनिंग के लिए आर्मी से बंदे लिए जाते हैं जिनकी पहले से ही कुछ ट्रेनिंग हुई होती है और उनके असाब मजबूत हो। इस ट्रेनिंग के लिए इंसान की हड्डियां, असाब और हवासों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और ये ट्रेनिंग 6 माह की होती है, जिसमें सर्वाइवल स्किल्स सिखाई जाती है, जिसका मकसद आप किसी मिशन के दौरान जंगल वगैरह में फंस जाए तो आप सर्वाइव कर सके। इसमें आपको सांप, कच्चा गोश्त, खरगोश और मुर्गी को दांतों से काटना सिखाते हैं। इसके साथ मैप नेविगेशन सिखाई जाती है ताकि आप जंगल में हो तो बआसानी रास्ता तलाश कर सके। यहाँ जो नदी है वो बहुत छोटी है, मगर तुम्हारी इतनी ट्रेनिंग ज़रूर हो जाएगी कि तुम मेरी टीम का हिस्सा बन सको। वैसे भी मेरे पास 2 माह है, तुम्हारी वजह से पहले ही मेरा बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है, मगर मैं चाहता हूँ तुम्हारी कुछ ट्रेनिंग मैं खुद करवा दूँ, बाकी मेरे बंदे तुम्हें ट्रेन कर देंगे। इसमें कराटे, हथियार का इस्तेमाल और नशे की हालत में खुद को काबू पाना होगा। मुतस्सिम चौधरी की तफसीली बताने पर ईमान शाह ने सरस बात में हिलाया। और नदी का क्या काम इस ट्रेनिंग में? नदी तो बहुत छोटी चीज़ है। हमारी ट्रेनिंग में तरबेला डैम का इस्तेमाल किया जाता है। उसके खड़े पानी में आर्मी यूनिफॉर्म के साथ 3G राइफल बांध कर आपको उसमें कूदना होता है, और जब आप ये कर लेते हैं, उसके बाद हाथों को पुश्त पर बांध कर पानी में आपको धक्का दे दिया जाता है। इस सब का मकसद ये होता है कि अगर दुश्मन हमें इस तरह बांध कर धक्का दे या हमें अपने के साथ किसी दूसरे वजूद को बचाना हो, तो हम में इतनी ताकत ज़रूर हो कि हम अपने हाथ खोल सके और किसी दूसरे के साथ भी इस पानी के बहाव को बआसानी से पार कर सके। इस ट्रेनिंग के और भी बहुत से मराहिल हैं जो बाद में तुम्हें तय करने होंगे। फ़िलहाल इन 2 माह में तुम इनको करोगे, बाकी तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करके जब पाक आओगे तब देखा जाएगा। मुतस्सिम चौधरी के कहने पर ईमान शाह ने कदम आगे बढ़ाए जहाँ ट्रेनिंग का सामान पड़ा हुआ था, और फिर वो 2 माह में मुतस्सिम चौधरी ने ईमान शाह को इस कदर मजबूत बनाया था कि वो ना सिर्फ खुद की हिफाजत कर सकता था बल्कि दूसरों की हिफाजत भी कर सकता था। तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ क्यों आए थे? मुतस्सिम ने अपना सामान पैक करते हुए इस्तफसार किया तो ईमान शाह ने गहरे सांस भरे और नज़र सामने खिड़की पर टिका दी। उसने कहा, मेरी मोहब्बत हवस है, मेरी मोहब्बत, मेरा उससे इजहार उसके सर पर खाक है, मेरा साथ इसे दुनिया की नज़रों में गिरा देगा। उसने धुतकारा तो यहाँ चला आया। यहाँ आया तो माइक मिला, वो भी मुझे अपने जैसा लगा। मेरे दिल के हालात ख़राब थे और उसके माली हालात ख़राब थे। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की। उसने कहा मैं उसका दोस्त नहीं हूँ और वो गैरों की मदद नहीं लेता, इसीलिए मैंने उससे दोस्ती कर ली और मैं उसकी मदद करने लगा। उसकी पढ़ाई और हॉस्टल के अखराजात मैंने अपने सर उठा लिए। अपने बाबा के दोस्त से बात करके उसकी जॉब भी लगवा दी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो बदलने लगा। उसकी और बहुत सी लड़कियों और लड़कों से दोस्ती होने लगी। मैं उसे नहीं रोक सकता था, वो उसके मज़हब और मुल्क के लोग थे, मगर मैं उससे दूर रहने लगा। एक दिन उसने मुझे डिनर पर बुलाया, मैं वहाँ गया तो वो अकेला था। हमने खाना खाया, मगर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं एक रूम में था। मैं रूम से बाहर आया तो माइक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था। उसने मुझे बताया कि मैंने ड्रिंक की थी, मगर मैं ड्रिंक नहीं करता था। उसका कहना था कि मैंने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रात गुजारी है। इस बात पर मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे काफ़ी मारा, मगर उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझे तस्वीरें दिखाई तो मैं तो साकित रह गया। मैं वहाँ से चुपचाप चला गया, मगर अगले दिन मेरी किस्मत अच्छी थी या बुरी, मैंने माइक और उसकी गर्लफ्रेंड की बातें सुन ली। वो पिक्स फेक थी। इस बात पर मेरी फिर से लड़ाई हुई तो उन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मेरी पिक्स FB पर अपलोड कर दी, जो कि मेरे घर वालों ने भी देखी। मैंने बाबा से बात करनी चाही, मगर उन्होंने मेरी बात ना सुनी। मैंने रूप से बात करना चाहा, क्योंकि वो हमेशा मुझे सुनती थी, मुझे समझती थी, मगर मैं उससे नाराज़ था। और फार्म हाउस वाले हादसे से 1 माह पहले की बात है। उन लोगों ने मुझे लड़कियों से अफेयर चलाने का बोला और उन्हें होटल के रूम में लाकर उनकी वीडियोस बनाने के लिए फ़ोर्स किया, जिस पर मैंने इनकार कर दिया। तो उनके टीम के बहुत से लोग सामने आए। उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया और आलिया को लाने का बोला, जिस पर मैंने मना कर दिया। मगर मुझसे कहा गया अगर मैं उसे ना लेकर आया तो वो उसे जान से मार देंगे। वो एक यतीम लड़की थी और ऑर्फेंज में पलने वाली। मैंने मौका देख आलिया को यहाँ से गायब होने का कहा, जिसका पता उन लोगों को लग गया। मैंने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, मगर उस दिन सब खत्म हो गया। मेरी ही आंखों के सामने उसे इस कदर दरिंदगी का निशाना बनाया गया। उसकी चीखें तो दम तोड़ गई थी, मगर मैं चीखा, चिल्लाया, मगर कुछ नहीं कर सका। ईमान शाह ने बमुश्किल अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए कहा, जिस पर मुतस्सिम चौधरी ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींची और बैग से एक फ़ाइल निकालकर ईमान शाह को पकड़ाई।
इसमें रोज़ी नामी लड़की की डिटेल है। उसकी बहन इस ग्रुप का हिस्सा है। रोज़ी को अपने जाल में फंसाकर उसकी बहन तक पहुंचकर उसे जहन्नम वासिल करना तुम्हारा पहला मिशन है। रोज़ी आए दिन अपने बॉयफ्रेंड्स बदलती है, उस पर नज़र रखो। जैसे ही उसका ब्रेकअप हुआ उससे अपने जाल में फंसाओ। अगर इसमें वक्त लगे तो उसके सामने जाओ और उसे मजबूर करो कि वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दे। ईमान शाह की जानिब देखते हुए कहा, जो ब्लैक पैंट पहने शर्टलेस बैठा हुआ था, वजह कमर का जख्म था। इस अरसे में 3 बार कमर की सर्जरी हो चुकी थी, जिसके बाद जलने का जख्म काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। पीठ से स्किन और इस कदर झुलस गई थी कि जिस्म के बाकी हिस्सों से गोश्त काट कर वहाँ लगाया गया था। इन निशानों का भी कुछ कर लेना, कोई टैटू बनवा लो तो वो बेस्ट रहेगा। ईमान शाह की पीठ पर बने निशानों को देखते हुए कहा। तो ईमान शाह ने अज़बात में सर हिलाया। फिर ठीक है, मैं चलता हूँ, आपा लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। ना गया तो फिर हवेली फ़ोन कर दिया जाएगा। ईमान शाह के गले मिलते हुए मुस्कुराकर कहा। तो मुतस्सिम की बात पर एक भूली भटकी मुस्कुराहट ने ईमान शाह के लबों का अहाता किया। चौधरी, एक बात कहूँ तो मानोगे? कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाते हुए कहा। तो मुतस्सिम ने दरवाज़ा खोलते इस बात में सर हिलाया। उरूप का ख्याल रखना, अपने किसी वफादार बंदे को उसकी हिफाजत के लिए हायर कर दो। वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किन लोगों से मिल रही है, वो खुश है या उदास है, मुझे उसके एक एक लम्हे की रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, मैं कर दूंगा, मुतस्सिम ने कार में बैठते हुए कहा। तो ईमान शाह इस बार दिल खोलकर मुस्कुराया और खुद से दूर जाती मुतस्सिम चौधरी की कार को देखा और गहरी सांस फिजा के सुपुर्द कर दी और कदम वापस फ्लैट की जानिब बढ़ाए। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।